भारत के अंतर्गत हमने अब तक देखा है कि इतिहास का सामान्य परिचय क्या है। पाषाण काल अर्थात मानव का विकास के क्रम में सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहले पत्थर था। पत्थर से ही सारे मानव का कार्य होता था, इसीलिए उस पीरियड को हम लोगों ने पाषाण काल कहा। पाषाण काल के बाद तांबे का प्रयोग हुआ और पत्थर का भी प्रयोग होता रहा, इसीलिए उसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहे। उसके बाद पूरी मानव सभ्यता एक खास जगह पे रहने लगी, नियमों पर आधारित जीवन जीने लगी। उसमें वैदिक काल का हम लोगों ने उद्भव देखा। वैदिक काल में ऋग्वेद या उससे संबंधित अन्य वेदों को देखा। फिर कालांतर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म और भागवत धर्म। जैन इन सब में पुराना था, बौद्ध उसके बाद आए और उसके बाद से शैव धर्म, शिव को मानने वाले जो पहले भी मानते थे, पशुपत के नाम से जानते थे। हम लोगों ने भागवत धर्म देखा, ये खास करके भागवत गीता महाभारत के बाद ये ज्यादा उचित रूप से आगे बढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छठी सदी ईसा पूर्व तक कैसे बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, खास करके 16 महाजनपद बने। और फिर उस महाजनपद में हम लोगों ने खास किसी एक जनपद को बहुत ज्यादा फोकस किया और उसमें यहाँ पर हम लोग मगध को ध्यान में रखकर, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको देखा। बीच में हम लोगों ने देखा विदेशी आक्रमण जो यूनानी थे और उसमें बहुत बड़ा नाम सिकंदर का था। फिर उससे संबंधित चीजें हम लोगों ने डिटेल्स में देखी। मौर्य के बाद क्या हुआ, मौर्य अशोक के बाद कमजोर होने लगा, उसके बाद से बहुत ज्यादा शासन मौर्य का आगे नहीं बढ़ पाया। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर का। देखिए, गुप्त एक प्रसिद्ध है। अगर मैं कहूं गुप्त, आपके पास दो तीन चीज बहुत एकदम स्पष्ट रूप से नाम आना चाहिए। एक तो इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया था। हाँ, ये गुप्त काल को इसे बोलते हैं, है ना। तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय एक। दूसरा, इसे स्वर्ण काल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, गुप्त जो थे उनमें समुद्रगुप्त एक बहुत प्रतापी शासक हुए। अन्य भी गुप्त बहुत प्रतापी शासक हुए, लेकिन समुद्रगुप्त का खास करके हम लोग जानते हैं। और इनका एक सिक्का मिला था जिसपे ये वीणा बजाते हुए दिखे थे। तो गुप्त के साथ हम लोग देखेंगे कि गुप्त को हम स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, गोल्डन एरा। स्वर्ण एक प्रतीक है शुभ का, संपदा का और मजबूत स्थिति का। किन वजहों से गुप्त काल को ऐसा कहा गया, इसे समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले समझना है कि गुप्त का टाइम क्या है। तो ये तकरीबन 275 ईसा पूर्व से 275 से 550 के आसपास मान के चले, इतना साल तक इन लोगों ने शासन किया। ठीक है। गुप्त में हम अब यहाँ पे जो भी बातें करेंगे वो गुप्त से संबंधित करेंगे। अच्छा सर, टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, समझ में नहीं आता है, कैसे जाता है। चलिए टाइम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ईसा पूर्व में ज्यादा से कम होता है, इसीलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम लगा होगा। हम अगर 0 को एक मानक मान लें, है ना, तो ईसा पूर्व होगा और इसके बाद ईस्वी होगा। ठीक है। अगर यहां पर 500 ईसा पूर्व है तो यहां पर 400 होगा, फिर ऐसे आएगा और फिर 100 और फिर 200, यानी कि 500 और 400 ईसा पूर्व में 400 ईसा पूर्व अभी नजदीक का हुआ, 500 थोड़ा पुराना हुआ। स्पष्ट हुआ। यानी कि यह जो टाइम पीरियड रखा गया था,
जो क्रिश्चियन लोग के धर्म के शुरुआत करने वाले हैं, ये जो टाइम बॉन्ड है, हम लोगों के यहाँ क्या था कि इतिहास को लिखने की परंपरा नहीं थी। अरे हम लोगों के यहाँ ना इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, तो इतिहास को पढ़ने का एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय पश्चिम के देशों को जाता है, खास करके यूरोपियों को। तो यूरोपीय जिस धर्म को मानते थे उनमें ईसा मसीह का नाम प्रमुखता से था। तो ईसा मसीह के जन्म को उन लोगों ने शून्य माना, उसके आगे को ईस्वी कहा और उसके पहले को ईसा पूर्व कहा, यानी कि ईसा के जन्म के पहले कहा। अब ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बदल दिया गया है। एक को कहा जाता है सीई कॉमन एरा, यानी कि जो ईस्वी है अब कहा जाता है कॉमन एरा, और ईसा पूर्व को कहा जाता है बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, लेकिन ये जो कैलेंडर है अभी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए रेफरेंस के लिए ज्यादा उचित है। ऐसे आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे शासक ने अपने समय में कैलेंडर निकाला था, यानी कि उनका अपना ईसा पूर्व, अपना ईस्वी का शुरुआत था। जैसे कि 78 ईस्वी, यानी कि मैं इस रेफरेंस से बता रहा हूं, 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क एक शासक था, उसने अपना एक कैलेंडर निकाला। कितनी दफा ऐसा होता है कैलेंडर को लेकर कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले, जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हमारे कैलेंडर का या जो टाइम का रहता है वो सूर्य की गति पर आधारित होता है ना। और जो इस्लाम वाले हैं, इस्लाम जो है वो चंद्रमा को देखकर करते हैं, उनको कहा जाता है हिजरी संवत, है ना, हिजरी संवत। ठीक है, तो ये काल है, मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप आसानी से समझ गए हो। तो हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो ये ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व में है। यानी कि जब प्राचीन, मध्य और आधुनिक की बात करेंगे तो प्राचीन भारत की शुरुआत तब से होती है जब से मानव है या नहीं है, मानव का विकास कैसे शुरू हुआ, यानी कि जब वो एकदम से आदिम था, पत्थर का इस्तेमाल करता था। ईसा पूर्व से आते हैं, 5 लाख वर्ष से आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं। जैसे सर हम लोग जानते हैं कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा प्रूफ था, वहां से हम चीजों को जोड़ पाए। क्या था उसके पहले लाखों वर्ष पूर्व क्या था, हम यह अनुमान लगा सकते हैं, है ना। हमने शुरुआत के क्लासेस में यह चर्चा किया कि आदमी पत्थर का ही इस्तेमाल करता था, जैसे आज के डेट में हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। अपने आसपास अगर लोहे की कल्पना करो और लोहा हटा दो, तब तुम क्या पाओगे, कोई भी चीज आसानी से नहीं है, हर चीज में कहीं ना कहीं लोहा का इस्तेमाल है। आज हम लोग लोहे से घिरे हुए प्राणी हैं, नहीं। और उस सबसे पहले की स्थिति क्या थी कि हम पत्थर से घिरे हुए प्राणी थे। रहने के लिए हम गुफा में रहते थे, रहने के लिए हम कंदराओं में रहते थे, भोजन करने के लिए शिकार को मारना होता था, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। पत्थर ही हमारे सुरक्षा से लेकर, बचाव से लेकर रहने का हर कार्य करता था। तो उस समय से मानव के विकास का क्रम है और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो मानव विकास वहां से शुरू होता है और आज तक हम पढ़ते हैं, यानी कि जिस समय आदमी पत्थर से लेकर इस्तेमाल करता था और आज रोबोट का इस्तेमाल करता है, वहां से यहाँ तक का सफर ही मानव इतिहास है ना। लेकिन ये आसानी से तो हुआ नहीं था। प्राचीन भारत में हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे तो इन चीजों को पढ़े थे, लोगों में वैदिक काल का सेंस आया। वैदिक काल का मतलब सिंपल है, एकदम साधारण समझो कि मनुष्य नियमों में बंध कर रहना चाहता था या रहना शुरू किया था। नियमों से बंध कर रहना ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे आग की खोज हुई, चक्के की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, इसमें सबसे क्रांतिकारी रूप से आग और कृषि था। आग की खोज होने से क्या हुआ कि हमारे अंदर असुरक्षा का भाव खत्म हो गया और हम जंगल में आसानी से रहने लगे, हिंसक पशुओं से अपने आप को बचाव करने लगे। और उसके बाद जब कृषि का खोज हुआ तो कृषि का खोज कोई खास व्यक्ति का नहीं समझो, मतलब कृषि जब हम करना जान गए तब हम क्या हुआ कि हम एक समुदाय में रहने लगे। हमारा जो घूमने की प्रवृत्ति था, हम एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, भोजन की तलाश में रहते थे, वो बंद हो गया और हम एक ही जगह आसपास रहने लगे। और उसके बाद हम जब साथ में रहने लगे तो फिर अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे और इस क्षेत्र के विस्तार को लेकर हमारे समूह बनने लगे, हमारे कुछ लोग बनने लगे
और इस तरीके से धीरे धीरे महाजनपद या फिर हम कह सकते हैं सिटी या साम्राज्य का बाग चला। ठीक है, हम इतिहास पढ़ने के क्रम में एक तार्किक रूप से उसे एक क्रमबद्ध तरीका देते हैं कि सबसे पहले ऐसा हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ, और उसमें ही हम सबको एक बार नहीं पढ़ते। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि जब कोई आप कथा पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उस फिल्म कथा नाटक जिसमें आप पढ़ें देखें तो उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं। उन सभी किरदारों को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो क्रमबद्ध जो कहानी को आगे ले जाता है उस कहानी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उस व्यक्ति विशेष पर फोकस रहता है और फिर उसके आसपास को फिर हम देखते हैं। नहीं तो 16 महाजनपद में मगध जो था वो सबसे बड़ा था और शक्तिशाली था। मैंने बताया था कि शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि इस पोजीशन में था, ये गंगा के किनारे था, बीच में एक जगह है जो सुरक्षित था और पूरा गंगा के मैदान की वजह से उपजाऊ जमीन थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें लोहे की खोज हो गई थी और यहां से आदमी जैसे पहले तांबे पत्थर का था, यहां पर उसे लोहा मिल गया और लोहा मिलने से क्या हुआ, हथियार। लोहा मिलने से क्या हुआ, हथियार, और हथियार मिलने से हम अब ज्यादा सुरक्षित हो गए। और धीरे धीरे ये चूंकि प्राकृतिक विविधता से इतना भरपूर था कि अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता था और व्यापार भी उचित ढंग से कर पाता था, इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत हो गए। इसी दौरान हम मौर्य से जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं और गुप्त और गुप्तोत्तर तक पहुंचते हैं। किसी भी वंश को पढ़ने से पहले जैसे ही वंश का कोई नाम सुने तो उसमें 4-5 सवाल आपके मन में आने चाहिए। उसकी स्थापना किसने किया, उसका टाइमलाइन कौन था, उसमें पहला शासक कौन हुआ, कब से कब किया, उसमें जो शासक हुए उसमें महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, और उन सभी शासकों के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, जिन वजहों से हम उसे जानते हैं। उस समय का अगर कोई मूर्ति है, उस समय का कोई अगर मंदिर है, उस समय का कोई वास्तुकला है, उस समय के कोई सिक्के हैं, उस समय की कोई सबूत है जो आज तक हम देख पा रहे हैं, किन वजहों से उसे हम पढ़ रहे हैं, ये सारे सवाल एकदम सिंपल है कि आने ही चाहिए। इतने तथ्य आपको फिल इन द कॉलम्स में डालना ही चाहिए कि गुप्त है तो गुप्त का स्थापना कब, इसके प्रमुख शासक कौन, और इसके साथ से जुड़े हुए सारे सवाल। तो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या। मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए क्योंकि इनके जो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में ये एक बहुत प्रसिद्ध घटना थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। हालांकि आपके तरफ से ये सवाल आना चाहिए था कि आपने तो जब मौर्य बताया था तो एक अच्छी खासी कहानी बता दी थी, जिसमें एक और विश्वविद्यालय के बारे में बताया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया था, तो फिर आप गुप्त को क्यों कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय एक पहचान था। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों था, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित था और यह वह विश्वविद्यालय था जिस समय विदेशी भी यहां पढ़ना शुरू कर चुके थे। यानी कि नालंदा में जो विश्वविद्यालय था, हम सभी लोगों के लिए एक गर्व का विषय था कि हम विश्व को एक ब्लूप्रिंट दे रहे थे कि एजुकेशन का मतलब यह होता है। और उस नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष अभी तक हैं, आप जब भी कभी नालंदा राजगीर जाएं तो देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व इतना था कि लोग वहां से पढ़कर एक जागरूक नागरिक निकलते थे। वहां से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो थे वो हर जगह स्टेट क्राफ्ट में मदद कर रहे होते थे, उनका एक अपना सम्मान होता था। और उस एजुकेशन को बनाए रखने के लिए कैसी व्यवस्था की गई थी यह भी बहुत रोचक है। जैसे कि वहां के आसपास के गांव, वहां रह रहे विद्यार्थियों का, वहां के शिक्षकों का खर्च उठाते थे और यह एक अद्भुत मिसाल था। बाहर से कोई, उसके पहले कौन हो गए थे हमारे लिए, एशिया के ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध, हाँ, तो उनके डॉक्ट्रिन को पढ़ाया जाता था, उनकी फिलॉसफी को पढ़ाया जाता था। ये कुल मिलाकर एक ऐसा समय था जब मानव विकास के लिए एक लंबी छलांग थी। कौन बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी? हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है, हम एक एक करके आएंगे, इसमें आएंगे तो सब पॉइंट्स पे आएंगे, ठीक है। तो हम बौद्ध को पढ़ रहे थे, दर्शन को पढ़ रहे थे, तर्क को पढ़ रहे थे, रेखा गणित उसमें का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, व्याकरण को पढ़ रहे थे,
ये सारी बातें वहां पर हो रही थी। ठीक है।